हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंट्रा क्लासेस में। हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, और ये होने जा रहा है तीसरा लेक्चर। ये होने जा रहा है हच नंबर तीसरा। ये होने जा रहा है हच नंबर तीसरा। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि हमें बतलाता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। इट टेल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। हमें किसके बारे में बतलाता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि लाइक चार्जेस यानी ये हो सकता है नेगेटिव एंड नेगेटिव, या फिर हो सकता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आया? ये लाइक चार्जेस मतलब सेम तरह के चार्जेस। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि ये 10th का बेसिक है। समझ में आया आपको? तो ये दोनों क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं? रिपेल। और वैसे ही अनलाइक चार्जेस, यहाँ पे क्या है? अनलाइक। ठीक है, अनलाइक चार्जेस। ये अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं? ये अनलाइक जो चार्जेस होती हैं, ठीक है, ये अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं आपस में? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी माने, तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट। इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्ट। ये चीज आपको 10th का बेसिक पता ही होगा। ठीक है, अब जो कूलम्स लॉ है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस Q1 चार्ज है। यहाँ पे क्या है? प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। ठीक है, मान लीजिए इनका बीच का डिस्टेंस r है। इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं। समझ में आया आपको इतना चीज? तो यहाँ पे देखिए, ये जो होगा ना f, जैसे F21, यहाँ पे हम लोग लिखे F21। इतना चीज तो आपको 11th में भी पता है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन या फिर फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। इसको पढ़ते कैसे हैं? फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। ये चीज आपको क्लियर होगा पहले से। समझ में आया आपको? और वैसे ही F12 अगर लिखा रहे तो F12, तो इसका मतलब होता है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। तो वही चीज है यहाँ पे, उसी का हम लोग हेल्प लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है, फोर्स ऑन 1। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? इसकी वजह से, ड्यू टू 2। तो इसकी वजह से ये फोर्स किधर लगा है? ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा 1 पे। तो ये क्या हो जाएगा? F ऑन 2 ड्यू टू F ऑन 1 ड्यू टू 2। ये हो गया कौन सा? इधर लगेगा, इस पे चार्ज इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से 2 की वजह से 1 पे चार्ज मतलब 1 पे फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया आपको? तो ये देखिए, ये F12 है। समझ में आया? ये वेक्टर क्वांटिटी फोर्स का, ये देखिए ये लगा है, ये क्या दर्शाता है? वेक्टर क्वांटिटी जनरली। और देखिए यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा? देखिए F ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये भी रिपल करेगा। तो देखिए ये F21 ये हो गया। तो ये क्या है? यही है जनरली कूलम लॉ। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कूलम लॉ का। F यानी फोर्स, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लिख दे रहा हूं। फोर्स एक्ट्स एलोंग लाइन joining center of two charges where there should be point charges। और यहाँ पे जो नीडेबल है, नीड किसका है? there should be क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। समझ में आया आपको? ये जो होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। और कूलम्स लॉ देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? जनरली कूलम लॉ बोलता है F ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो है ये कूलम्स लॉ। क्योंकि देखिए आप लोग एक जो चीज जानते होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। धक्का मारिए दीवार को, दीवार भी उतना ही आप पे फोर्स लगाएगा। समझ? जितना फोर्स आप उस पर लगाएंगे उतना ही फोर्स वो लगाएगा। ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। समझ गया है आपको? तो देखिए
ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एफ ई जो होता है, ठीक है, एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन, ठीक है, क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो होता है ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो के होता है, के यहाँ पे जो के होता है, ठीक है, हम ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके ये जो होता है ये डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर, नेचर क्या चीज पे, नेचर डिपेंड्स अपॉन मीडियम, या फिर मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम। समझ में आया आपको, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें न्यूटन, मतलब ये जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स ने क्या बोला हमसे कि एफ जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इसके प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और बोला एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उस पे उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। और फोर्स जो है, देखिए अब के डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, ठीक है, तो फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। समझ में आया। इसलिए देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो देखिए पानी में अगर आप किसी भी दो चुंबक को, ठीक है, किसी भी दो चुंबक बोले या फिर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट होता है, तो उसमें देखिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसमें क्या होता है, वेरी करता है। आप एयर में रखेंगे तो अलग होगा, वाटर में अलग होगा। समझ में आया आपको। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसका अभी कंपैरिजन हम लोग करेंगे, उसमें ये चीज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आप पानी में रखिए या फिर आकाश में चले जाइए या फिर पाताल में चले जाइए, आपका जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हर जगह सेम होगा। समझ में आया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, वो जो मास के अट्रैक्शन का फोर्स का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। समझ में आया, वो वेरी नहीं करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं के, जो के की वैल्यू होती है, यहाँ से के की वैल्यू क्या होती है, के इज क्या होता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं के इन फ्री स्पेस। के की वैल्यू डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है, जैसे वाटर की वैल्यू अलग होती है और इसकी अलग होती है। तो इसमें जो एयर में होता है, एयर या फिर वैक्यूम बोले, उसमें क्या होता है 9 × 10⁹ अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये सब याद करने की थोड़ी जरूरत है, बस आप ये वाला चीज ध्यान रखिएगा, या फिर क्वेश्चन में गिवन ही रहता है 9 × 10⁹ ठीक है। यहाँ पे आप के इज क्या है, के इज इक्वल टू 1/4πε0। जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड वाला, उसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ था एफ ई का कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। अभी आपको मैं हर कुछ बतलाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। तो आप देख लेते हैं कि फोर्स है जो है वो रेडियस पे तो डिपेंड करता ही है, देखिए रेडियस के स्क्वायर पे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऑफ, एक काम करता हूँ मिटा के मैं आपको दिखला देता हूँ, ठीक है, मैं आपको मिटला के इसको दिखला देता हूँ। समझ आया आपको, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए ये चीज मैंने इसको मिटा दिया। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ एफ एंड आर, ठीक है, ग्राफ ऑफ फोर्स एंड रेडियस। हम लोग देखेंगे फोर्स और रेडियस का ग्राफ। तो देखिए फटाक से बनाते हैं एकदम, ये देखिए ये रहा, ये एफ इधर साइड लिख लेते हैं, इधर साइड आर। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप खुद से सोचिए। ये देखिए ये ऐसे, ये जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, एफ वर्सेस आर का। तो क्यों होगा, देखिए जब फोर्स कम है, जब फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है, देखिए जब फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है, ये देखिए यहाँ तो रेडियस क्या है, ज्यादा है। देखिए रेडियस जहां पे, देखिए रेडियस सबसे कम कहां पे, देखिए जो ग्राफ के हिसाब से, ये जो ग्राफ यहाँ जा रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये पॉइंट पे देखिए रेडियस कम है, तो फोर्स क्या है, हाई। समझ में आया आपको। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ, और इधर साइड भी 1 2 3 4 से न्यूटन और रेडियस इन मीटर, आप इतना समझ रहे होंगे। तो ये देखिए 1 पे पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट नहीं देख रहे हैं। तो ये देखिए 1 की जगह पे 4 और 2 की जगह पे 2,
2 की जगह पे अप्रोक्सीमेट 2, उसके बाद 3 की जगह पे 1। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर रही है। और ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट में क्या आएगा, 4 के बाद 2 हुआ स्क्वायर के बराबर, ठीक है, 2 के बाद 1 आना नहीं चाहिए, डायरेक्ट 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज है जो कि वैलिड होगा, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कूलम्स लॉ को क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं मैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका, कूलम्स लॉ, कूलम लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ देख लेते हैं। तो हम लोग वही चीज डायग्राम बना लेते हैं फिर से। ये Q1 हो गया प्लस Q1, दोनों चार्ज हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, आप बना नहीं रहा हूं मैं। देखिए ये Q2 हो गया, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, दोनों चार्ज ही यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं मोड आर। ये मोड आर हम लोग जनरली इसलिए लिए ना, क्योंकि आप बोलेंगे R2 बड़ा है कि R1 बड़ा है। यहाँ पे देखिए R2 R1 का मैं मतलब समझाता हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट है, समझिएगा ध्यान से, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है कि इधर है, इस चीज में आप कंफ्यूज होंगे। देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो R1 का डायरेक्शन इधर होगा, ये R1, ये R2। तो आप बोलेंगे अगर R1 बड़ा हुआ तब नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किए, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको मोड ले लीजिए, मोड ले लिए, ठीक है। हम लोग इसको क्या किए, मोड ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मोड ले लिए। अब वही चीज को देखिए, यहाँ पे हम लोग इसका तो मोड ले लिए। अब देखिए इन लोग के बीच में जो फोर्स होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे R1, जो R1, देखिए R इज इक्वल टू क्या, मोड R इज इक्वल टू क्या होगा, मोड R इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें मॉड लग गया है। तो अगर R1 ज्यादा होगा या फिर कम होगा उससे कोई मतलब नहीं है। इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उधर का दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड, आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूँ मैं। हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे मैंने R2 R1 लिखा है, ठीक है। बस अब देखिए यहाँ पे अब फोर्स कितना लगेगा। देखिए इसका डायरेक्शन जो होगा, मान लीजिए हम लोग कोई भी इसमें से एक चूज कर लेते, इसको मान लीजिए चूज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया, ये चीज है ये, ठीक है। दोनों पे वो लगा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, के Q1 Q2 अपॉन में के Q1 Q2 अपॉन में मोड आर का स्क्वायर। मोड आर क्यों लिखे आप समझ गए ना, हाँ बस। और देखिए अब हम लोग मोड जब लिख लिए, ठीक है, मोड आर का स्क्वायर जब हम लोग लिख लिए, तब हमको क्या करना होगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया आपको। ये 11th में पूरा आपका वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो F ऑन 1 ड्यू टू 2 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, के Q1 Q2 के, इसको वैसे ही लिख दीजिए, के Q1 Q2 डिवाइड बाई मोड आर का स्क्वायर, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए आप। अब देखिए इसको जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका जो मोड होता है, वो मॉड्यूलस का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर लिख लेते हैं R1 माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको यूनिट वेक्टर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोड इसका हो जाएगा, क्या मोड हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, वेक्टर दैट इज मोड। तो ये यूनिट वेक्टर को फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आप पढ़े थे, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये क्या है, ये जनरली आई हम लोग क्या बोल देते हैं, ये यूनिट वेक्टर है। ए मान लीजिए ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मॉड्यूलस का वैल्यू 1 हो, ठीक है, जिसका मोड का वैल्यू 1 हो। तो इसका फॉर्मूला होता था क्या, याद आया आपको, ए इतना डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, ये चीज होता था, ठीक है, ये फॉर्मूला होता। तो यही फॉर्मूला का हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला का हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं, समझ में आया आपको। अब देखिए
अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, अब आर जो है, आर लिखा हुआ, आर को ध्यान से देखिएगा, आर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, जो आपको दिखलाया हूं इस फॉर्म में लिख सकते हैं आर को। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर को क्या लिख लेंगे इस फॉर्म में, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका मोड लगा देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वापस से उसी के साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ये देखिए जो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई क्या है, ये वेक्टर वेक्टर लगा दे रहा हूं मैं। देखिए अब इसका डिवाइडेड बाई क्या है, वही चीज है यहाँ पे मोड R1 माइनस R2। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने मोड लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इज व्हाट, ए क्यूब, मोड ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ 1 ड्यू टू 2 ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फॉर्मूला में, यहाँ पे सिमिलरली फॉर्मूला में आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, दोनों में वेक्टर, और इसका मोड का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लगा दीजिए वेक्टर फॉर्म में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आया आपको, यही जो हो गया ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप F ऑन 2 ड्यू टू 1 लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आर, जस्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है ना, एफ ऑन 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, यहाँ पे वेक्टर साइन जस्ट ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे R1 की जगह पे R2 आ गया, और ये देखिए यहाँ पे भी वही आ गया R2 माइनस R1। बस ये क्या किस लिए हो जानते हैं, ये साइन की वजह से हुआ। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी बिटवीन Fe एंड Fg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में हम लोग डिफरेंस और सिमिलरिटी जानेंगे। ठीक है, हम लोग उनके बीच में क्या सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो उसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटी, यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं मैं, सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड Fg दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके बीच में हम लोग क्या देखेंगे, दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल। तो चलिए इसके बीच में हम लोग देखेंगे। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलर होता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है ये होता है सिमिलर। जो फर्स्ट पॉइंट है इनवर्स, इसको दोनों ही शो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए तो इसको मैं समझा देता हूं कैसे। देखिए एफ क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। अब जी भी क्या होता है, जी इज इक्वल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला देखिए, एफ के जगह पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जा रही है, मतलब ये एफ जी हो गया ना, ये एफ जी और दैट इज एफ ई। ठीक है, तो एफ ई की बात करें तो इसकी फॉर्मूला होती है के Q1 Q2 मतलब के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ जी की फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। एक बड़ा एम होता है एक छोटा, मतलब दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट होगा तो ऐसा दिखलाता है। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें क्या है, दोनों ही स्क्वायर लॉ को, मतलब एफ जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सिमिलरिटी है। ठीक है, और देखिए दूसरा सिमिलरिटी क्या है, एक्स एलोंग, एक्स एलोंग, किसके एलोंग, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, टू सेंटर्स। ठीक है, ये किसके अलोंग एक्ट करता है, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, दोनों सेंटर। देखिए जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच एकदम सेंटर में क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, F12 और F21, जो भी आप समझे। समझ में आया आपको।
अब देखिए, अब डिफरेंस हम लोग बात करेंगे, क्या चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, दैट इज डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एफ ई जो होता है, एफ ई, अब ये चीज आप खुद से फील कीजिए। एफ ई जो होता है वो पॉजिटिव अगर लाइक चार्जेस रहे तो रिपेल भी करता है, और अनलाइक रहे तो अट्रैक्ट भी करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है रिपल्सिव, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, रिपल्सिव होता है एज वेल एज अट्रैक्टिव होता है, ATT। ठीक है, अट्रैक्टिव। अब वही देखिए FG होता है, FG ये हमेशा आप लोग जानते होंगे, जो मास होता है, मास दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। इतना चीज क्लियर है आपको। अब देखिए जो FG होता है, यही FG, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मैंने आपको इसके जस्ट पहले बतलाया था। ठीक है, मीडियम ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर पानी में अगर आप दो ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसके बीच में भी उतना ही फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और अगर आप कहीं और एयर में रख रहे हो तो उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन जो Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें डिफरेंस आ जाता है मीडियम की वजह से। ठीक है, तो Fe क्या होता है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन क्या होता है, मीडियम। ये क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और वहीं देखिए अब जो FG है, FG यानी अभी Fe की बात कर लेते हैं, Fe। ठीक है, Fe क्या होता है, बहुत ज्यादा इसकी लार्ज वैल्यू होती है। ठीक है, सो लार्ज फोर्स वैल्यू, सो लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, और FG में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सो लार्ज वैल्यूज ऑफ फोर्स, और FG में क्या होता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इस पे क्या होता है, स्मॉल वैल्यू होता है। देखिए जैसे दोनों में क्या होता है ना, अगर दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो Fe की वैल्यू आती है, FG से जानते हैं कितना, 10⁻39 गुना। जो FG की वैल्यू आती है वो कितना, Fe से 10⁻39 FG की वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली। इसमें देखिए आप ध्यान लगा सकते हैं कि ये देखिए 39 कितना बड़ा वैल्यू है। तो Fe की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम। समझ लीजिए एक बच्चा दम लगा रहा है और इधर साइड हल्क हॉगन दम लगा रहा है। चलिए तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।